बात है। हम कितना जानते हैं नहीं जानते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका बस एक प्रमाण है, परीक्षा। परीक्षा में हम कर पाए तो हम जानते हैं, नहीं कर पाए तो हम नहीं जानते। ये अलग बात है कि परीक्षा में जो जो आप जानते थे वही वही आया, या ये हो सकता है आप सब जानते हो और जो पूछा वही नहीं आता है, तो उसका कोई मतलब है नहीं बेटा। बेहतर करिए, सब हो जाएगा। तो शुरू किया जाए बेटा, शुरुआत की जाए। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग, जरा देखें। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों की चर्चा हो गई थी। कल हम लोगों ने बात किया था किस पे बेटा? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। अच्छा, कुछ पूछ सकते हैं ना? कल ही तो पढ़ा था। सह्याद्री का जो विस्तार है, मध्य सह्याद्री को हम कहां से कहां के बीच में मानते हैं? लगभग, लगभग नहीं, माइलस्टोन है, एकदम फिक्स है। अरे हम कोई पहाड़ी वहाड़ी का नाम नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो मध्य सह्याद्री है उसका विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है? नहीं नहीं, जगह एकदम फिक्स है बेटा, जगह निर्धारित है। उत्तरी सह्याद्री नहीं पूछ रहे हैं हम, कह रहे हैं मध्य सह्याद्री। माल प्रभा से पाल घाट। हमेशा ऐसी चीजों के लिए हम लोग प्राकृतिक सीमा चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मानव जनित सीमा चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। नेचर ने जो अपने सीमा चिन्ह बनाए हैं वही हम लोग मान लेते हैं कि वही यहाँ से यहाँ तक, और यूं कह लें कि वो ताप्ती तक या मालप्रभा तक। मालप्रभा के बारे में मैंने बताया था, ये कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी। बहरहाल मैप में जाके देखा बेटा, घर पे कुछ कुछ मिला होगा, कुछ कुछ आपको डिस्टर्ब किया होगा, तो परेशान मत होइए। मैप दोनों रख लीजिए, यानी ये ऑक्सफोर्ड की भी हो और मैकमिलन की भी हो, दोनों रहेगा तो मुझे लगता है 90% के आसपास चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और थोड़ा और बेहतर करना है तो इंसेंबल का मैप आता है के सिद्धांत तक। अब यहाँ मिले ना मिले कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा हो जैसे इलाहाबाद या कहीं परीक्षा वरीक्षा देने, तो उसको मंगवा लीजिए, ठीक है? तो वो बढ़िया है, सब हो जाएगा। बहरहाल चलिए बेटा, मालवा के पठारों पे बात करते हैं, ठीक है? तो मालवा का पठार तीन ओर से घिरा हुआ है, कल चर्चा हो गई थी, और जो उसकी बाउंड्री थी हम लोगों ने उसी बाउंड्री पर ही बात किया। तो दो लाइन बेटा फिर से थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं, क्योंकि मालवा पठार आ गया या दक्कन का पठार आ गया या भारत का पठार आ गया, तो आपको मुझे लगता है लिखना पड़ेगा। तो प्री में भी है बेटा, मेंस में भी है, तो थोड़ा सा मेंस का भी नजरिया रख लिया जाए और प्रीलिम्स की चीजें भी इसमें शामिल हो जाए। तो शुरुआत करें, लिखें। मेसोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी के क्या बेटा, दरारी उद्भेदन से प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ, क्लियर है बेटा? देखिए, इन पठारों का ढाल, स्लोप, उत्तर में गंगा के मैदानों की ओर, तथा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर।
तथा दक्षिण की ओर है। ठीक है बेटा। लेकिन पूर्व की ओर कहीं कहीं इनकी परतें अपर्दित हो गई हैं। अपर्दित माने क्या बेटा? कट छट गई हैं, अपर्दित हो गई हैं। नीचे की आग्नेय चट्टानें धरातल पर दिखाई देती हैं। पर दिखाई देती है। क्लियर हुआ बेटा? देखिए, पैरा चिन्ह कर लो। विंध्य तथा सतपुड़ा के मध्य के भ्रंश से, मैंने कहा ना कि रिफ्ट वैली है बीच में, विंध्य तथा सतपुड़ा के मध्य के भ्रंश से यह पठार दो बड़े भागों में विभाजित हो जाता है। यह पठार कितने बेटा? दो भागों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है। ठीक है बेटा। अब दो भागों में बटा है तो दोनों को थोड़ा लिखना पड़ेगा। पहला, उत्तर में इसका विस्तार अरावली से लेकर, उत्तर में इसका विस्तार अरावली से लेकर विंध्य पर्वत के मध्य तक है। इसलिए इन सबका परिचय हो गया है बेटा। विंध्य पर्वत तक है। देखिए, यमुना तथा चंबल, यमुना तथा चंबल नदियां इन्हीं पठारों पर प्रवाहित होती हैं। तथा गहरे खड्डों का निर्माण करती है। मैंने पूरी धरातल को उबड़ खाबड़ कर दिया, इन्होंने खड्डों का निर्माण करती है। अरे भाई, एक इलाका आपने सुना है ना बेटा, चंबल घाटी। तो अभ्यारण्य रहा है ये, किसका? डाकुओं का। वेरी गुड। डाकुओं का अभ्यारण्य रहा है। क्यों? वो इलाका इतना उबड़ खाबड़ है बेटा, इतना असमतल है कि कहाँ 40 फीट नीचे है, कहाँ 40 फीट ऊपर है, कहीं समतल है ही नहीं है। तो वहां पे जैसे प्रवेश करना या वहां अंदर चले जाना, ये बहुत ही मुश्किल था। तो एक ऐसा इलाका जहाँ पे आना जाना बहुत आसान था नहीं, तो ऐसे इलाकों में कुछ विशेष प्रजाति के लोग रहना पसंद करते हैं। खैर, आजकल तो हेलीकॉप्टर है, क्या क्या है, सारी सुविधाएं हैं, तो अभी नहीं। लेकिन वही इलाका है बेटा। और ये दो नदियों का, चंबल नदी के बारे में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा सा, ये यमुना की ही सहायक नदी है। और ये उन्हीं पठारों पर बहती भीषण खड्डों का निर्माण कर देती है। ठीक है। इन पठारों के पूर्व की ओर सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है बेटा? सोन नदी के पूर्व में इन पठारों को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। सोन नदी के पूर्व में इन पठारों को क्या बेटा? छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। कहाँ होगा बेटा छोटा नागपुर का पठार? जोर से बोला करिए। झारखंड में है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या बेटा? छोटा नागपुर का पठार। और आपको पता है कि इसलिए छोटा नागपुर का जो पठार है बेटा,
अपने खनिज के लिए विख्यात है। और मुझे लगता है कि अलग होने का बहुत बड़ा कारण भी यह था कि झारखंड के लोगों को लगता था कि सारे खनिज वगैरह हमारे यहाँ हैं और इसका दोहन सरकार खूब कर रही है और विकास हमारे इलाके का हो ही नहीं रहा है। तो उन लोगों ने अलग कहा कि हमारा अलग प्रदेश चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ हैं इनका उपयोग हम अपने विकास के लिए करें। तो संसाधन हमारे और विकास किसी और का हो, यही सब तर्क था उन लोगों का। अब कितना झारखंड का विकास हो गया वो आपके सामने ही है, देख ही रहे हैं। घर से अलग होने की बड़ी कुलबुलाहट होती है ना। और जब अलग हो जाते हैं तो आटे दाल का भाव समझ में आने लगता है। तो बेटा झारखंड की वही हालत है। ठीक है बेटा, लिखें। इन पठारों का प्रतिनिधि पठार, प्रतिनिधि माने नेता, यानी उत्तर के जो पठार हैं इसका प्रतिनिधि पठार कहलाता है कौन सा बेटा? मालवा का पठार। ठीक है बेटा, तो अब एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, मालवा का पठार। देखें, वर्तमान समय में इन पठारों का सर्वाधिक विस्तार, वर्तमान समय में इन पठारों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में इसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे क्या बेटा? दंडकारण्य। लिख लोगे? दंडकारण्य का पठार कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है बेटा? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं भी हुआ था तो उस इलाके को दंडकारण्य ही कहा जाता था। यानी छत्तीसगढ़ का जो इलाका था उस इलाके को दंडकारण्य के नाम से ही जाना जाता था। तो थोड़ा सा मिट्टी के बारे में हम लोगों ने एक दिन बहुत हल्की सी चर्चा किया था, पता नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था। निर्माण के आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल अगर है तो ट्रांसपोर्टर जरूर होंगे, और ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा नहीं है। कौन कौन है ट्रांसपोर्टर? है? अरे नदी ही नहीं है भैया, पवन है, हिमानी है, और ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशन भी है। ग्रेविटेशन भी हमेशा चीजों को ढाल की तरफ लेके खींचती है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी इनकी वजह से बनी होगी उसको तो हम लोग ट्रांसपोर्टर कह देंगे। लेकिन कुछ लोकल सॉइल होती है, स्थानीय मिट्टी होती है। स्थानीय मिट्टी का अभिप्राय है कि वहीं की चट्टानों का अपरदन होता है और अपरदित पदार्थ वहीं रह जाते हैं, बिखर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि उनका जो कैरेक्टर होगा वो स्थानीय चट्टानों के कैरेक्टर से मिलता जुलता होगा। क्लियर है बेटा? तो मालवा के पठारों पे मिट्टियां हैं ऐसा नहीं है, काफी पुराना पठार है तो अपरदित हुआ ही होगा। अरे भाई मैसो जो ही काल का बना हुआ है तो अपरदन तो हुआ ही होगा, टूट फूट हुई ही होगी। लेकिन वहां जो मिट्टी बनी है बेटा वो बनी है लोकल सॉइल, और चूंकि बेसाल्ट की चट्टानों से बनी, वो चट्टानें काली होती हैं, उनका चूर्ण भी काला होगा, उससे जो मिट्टी बनी है उसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। चूंकि ये धरती के अंदर से निकले हुए पदार्थों से चट्टान बने हैं इसलिए खनिज पदार्थों से भरपूर होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। इसलिए मिट्टी उपजाऊ भी बहुत होती है, फर्टाइल भी बहुत होती है। क्लियर है बेटा? थोड़ा लिखें। मालवा के पठारों पर स्थानीय मिट्टी का निर्माण हुआ। मालवा के पठारों पर
इसका बेटा स्थानीय मिट्टी का निर्माण हुआ। बेसाल्ट की चट्टानों के कारण, बेसाल्ट वगैरह पढ़ा है बेटा, बेसाल्ट की चट्टानों के कारण इस मिट्टी का रंग भी काला है। इसी कारण इसे मालवा की काली मिट्टी कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? मालवा की काली मिट्टी कहते हैं। लिखें, यह मिट्टी खनिज तत्वों से परिपूर्ण होती है। यह मिट्टी खनिज तत्वों से परिपूर्ण होती है, भरी होती है। इस कारण इसकी उर्वरा शक्ति, उत्पादन शक्ति अधिक होती है। उर्वरा शक्ति लिखें, उत्पादन शक्ति लिख लें, कुछ भी लिख लें, अधिक होती है। क्लियर है बेटा? इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी पानी को सबसे अधिक देर तक होल्ड करके रखती है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे आप देखो, हम लोग के जिन क्षेत्रों में बलुई मिट्टी है, तो आप देखते हो बारिश होती है और बारिश होने के थोड़ी देर के बाद सब एकदम सूखा सूखा नजर आता है ना? पानी वानी सब इधर उधर हो जाता है। और वहीं कहीं अगर काली मिट्टी वाला इलाका है तो सुबह बारिश हो गई तो 2 दिन तक गिरोगे उसमें, है ना? वो बहुत स्लिपरी हो जाती है बेटा, और वो जल्दी पानी को छोड़ती नहीं, होल्ड करके रखी रहती है। तो कहते हैं कि नेचर इनके ऊपर बहुत मेहरबान है। यानी अगर बारिश हो गई, जैसे हम लोगों के साथ बड़ी भारी तकलीफ है, बहुत ढेर सारे इलाकों में जो मिट्टी है बलुई मिट्टी, और यहाँ पानी हमेशा चाहिए होता है क्योंकि पानी हमेशा खत्म हो जाता है। और काली मिट्टी है, एक दिन सिंचाई कर दिया तो 3 दिन तक तो ऐसे ही नमी बनी रहेगी, वो पानी जाती नहीं है। और कहा जाता है कि इस मिट्टी की जुताई नेचर खुद करती है, क्योंकि जब ये मिट्टी सूखती है तो बहुत लंबी लंबी दरारें उत्पन्न होती है, क्रैक्स। जैसे एक दिन मैंने बताया था ना कि तालाब जब सूखता है तो वो तो कॉमन सी घटना है जो हम लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, गांव देहात से अगर हम बिलोंग करते हैं तो ऊपर का पानी जितनी तेजी से सूखता है उतना तेजी से नीचे का पानी नहीं सूखता। यानी नीचे जब कीचड़ और गाद वाला मामला बचा रह जाता है तब फिर वो पानी देर तक रहता है। और बाई द वे जब वह भी सूखता है तो आपने देखा होगा तालाब के नीचे लंबी लंबी दरारें, लोग उस मिट्टी को ले भी जाते हैं निकाल उकाल के। अब तो खैर उसकी जरूरत नहीं है, कंक्रीट के जंगल हो गए, लेकिन पहले जब मिट्टियों के घर हुआ करते थे तो उस मिट्टी की बड़ी आवश्यकता होती थी, घरों में उसका उपयोग होता था। अब उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा ये होता था कि तालाब की एक बार ड्रेनिंग हो जाती थी, कम से कम पूरी मिट्टी लोग निकाल ले जाते थे, वो हमें छिछला हो ही नहीं पाता था, फिर थोड़ा सा गहराई बढ़ जाती थी, अगले साल फिर यही होता था। अब क्या हो रहा है? अब मिट्टी, अरे साहब 1 किलोमीटर दूर भाग गया मिट्टी देख के अब बच्चे। अब धीरे धीरे तालाब वगैरह भी फिलअप हो रहा है, तेजी से भर रहे हैं। पहले क्या होता था? सूखता था, लोग उसकी मिट्टी उठा ले जाते थे घरों में, मिट्टी की दीवारें होती थी उसकी पुताई के लिए, घरों में लिपाई पुताई के लिए या चूल्हे वगैरह बनाने के लिए वो मिट्टी काम आती थी। एक तरह से उसका खनन हो जाता था, तालाब फिर रिफ्रेश हो जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं। तो बदलते हुए परिवेश में बहुत कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल रहा है ना? देखिए, मध्य प्रदेश में इस मिट्टी पर कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है।
माने टोटल एरिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल पे सोयाबीन की ही खेती होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा। वहां के किसान इसे नगदी फसल कैश क्रॉप कहा जाता है। वहां के किसान इसे नगदी फसल के रूप में उपयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कैश क्रॉप। इसका क्या मतलब है भाई? नगदी फसल। सुना है? खाली लिखोगे? नहीं नहीं, जैसे मत बताइए, नगदी फसल का मतलब बताइए। जैसे तो हम कह देंगे आलू। आलू नगदी फसल नहीं है। कहा अभी कोई बताया तो था कि आलू डालो तो सोना निकल आए। हाँ, नगदी फसल का मतलब क्या है? जिससे किसे तुरंत पैसा नहीं मिलता? चावल बेच देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, एक बहुत महीन सी लाइन ऑफ डिमार्केशन है। खेती बाड़ी में तो कुछ भी बेचा जा सकता है और बेचा ही जाता है। लेकिन कुछ बहुत इंडस्ट्री फॉरवर्ड में चीजें डेवलप हो गई हैं जो उसी उत्पाद से जुड़ी हुई हैं। जैसे कृषि कानून जब आ रहा था ना, तो लोग बड़ा तीन पांच मचाए। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि निशाना कुछ अलग होता है, बहाना कुछ अलग होता है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से भारत के विकास को विदेशी शक्तियां बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो उनका तरीका अपना है। वो तरीका उनका वो है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। अब जैसे एयरपोर्ट बन रहा है, तो एक जने आ गए थे यहाँ विरोध करने, एयरपोर्ट नहीं बनेगा। एयरपोर्ट धरती पर नहीं बनेगा तो एयरपोर्ट आकाश में बनता है क्या? और आपके शहर में एयरपोर्ट ना बने, आपके सिटी में हॉस्पिटल ना बने, आपके सिटी में एक्सप्रेस वे ना बने, तो रहो जंगलों जैसी हालत में क्या परेशानी है? लेकिन अगर ये सब होना है बेटा तो जमीन तो एक्वायर्ड होगी। अब जमीन एक्वायर करने में किसानों को कुछ भी समझाया जा सकता है, समझा ही रहे हैं लोग। तो समझा देते हैं कि भैया आपकी जमीन लेके करोड़पतियों को बेच देंगे। देखो ये भारत के किसान है ना बेटा, पुआल भी फोकट में नहीं देते, जमीन दे देंगे, खून बह जाएगा वहां। और ऐसे कोई जमीन ले लेगा भारत में किसी की? लेकिन वो बरगलाया किसानों को, वो बरगलाया। तो देखे ही आप साल भर जो ड्रामा चला इस देश में। एक बात मुझे बताओ कि जैसे टमाटर है, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी टमाटर कुछ ही महीने पहले 200 रुपए किलो था, और मुझे लगता है अब 20 रुपया किलो हो गया। तो इतना तेजी से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है रेट का, इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। कभी कभी आप देखते हैं आलू का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो आलू भी कौड़ी के तीन हो जाते हैं। किसान को इतना बुरा रेट मिलता है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले आपने टमाटर का हाल देखा ही होगा, किसान सड़क पे फेंक फेंक के चले गए टमाटर। हाँ, तो वही गुस्सा निकला, फिर 200 रुपए में बेचा। जो फेंका था उसकी वसूली आप ही से ना होगी। वो होता क्यों है ऐसा बेटा? क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम ही नहीं है, बन ही नहीं पाया। अगर आप देखोगे जो अभी निवेश हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसमें इंडस्ट्री वगैरह में निवेश तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई निवेश नहीं हो रहा। कृषि क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के लोग निवेश नहीं कर रहे। क्यों करेंगे भाई? प्राइवेट लोग निवेश क्यों करें? कृषि क्षेत्र में जो भी निवेश हो पा रहा है वो सरकार की ओर से हो पा रहा है। जनहित के लिए सरकार जो भी कर पा रही कर रही है। निजी क्षेत्रों का निवेश हो नहीं रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक निजी क्षेत्रों का निवेश नहीं होगा,
तब तक उस क्षेत्र का भला हो ही नहीं सकता। कारण है कि सरकारों के पास इतना फंड नहीं होता कि अकेले दम पे सब कुछ संभाल लें, बोल नहीं रहे हैं। एजुकेशन में आप देख रहे हो एक क्रांति जैसी हालत है, सरकार के बल पे है। नहीं, सरकार से जो बन पड़ा, सरकार ने किया, प्राइमरी स्कूल खोला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आजमगढ़ में या किसी शहर में जितने बच्चे पढ़ते हैं, आप जाके देख लो, उसके 80 to 90% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो निजी सेक्टर आगे बढ़ा है तभी तो शिक्षा हो पाई है। हाँ, जाहिर सी बात है, निजी क्षेत्र अगर काम करेंगे तो आपसे पैसा लेंगे। तो परेशानी यह है कि निजी क्षेत्र अगर पैसा ले रहे हैं, बड़ा परेशान हो, तो प्राइमरी स्कूल भी खोला है, वहां चले जाइए। एक ढेला नहीं लगेगा आपको, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, कॉपी किताब फ्री में मिलेगी आपको, ड्रेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। काहे नहीं जाते हो? इसमें परेशानी है बेटा, थोड़ा स्टेटस सिंबल भी हो गया। कृषि क्षेत्र की परेशानी यह है बेटा कि जब तक इसमें प्राइवेट सेक्टर का निवेश नहीं होगा, तब तक इसका भला होगा ही नहीं। वो तो सरकार अपने दम पे जो कर पा रही करने की कोशिश कर रही है। निजी क्षेत्रों का निवेश कब होगा? निजी क्षेत्रों का निवेश तभी होगा, भाई निजी क्षेत्र हमेशा लाभ से मोटिवेटेड होते हैं। भाई तो अर्थव्यवस्था भी आप पढ़ ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है निजी क्षेत्र कृषि की तरफ आकर्षित तभी होंगे जब उनको वहां लाभ दिखेगा। नहीं तो पागल है कोई जो जाके अपना पैसा फंसाएंगे। उसी की कोशिश हो रही थी कि म्यूचुअल बेनिफिट जोड़ दिया जाए। अब जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, टमाटर का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है, क्या टमाटर को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। किसान के पास इतना फंड नहीं होता तो उसको प्रिजर्व करने का प्लांट लगा पाए। टमाटर की प्यूरी बना के रखी जा सकती है, प्रिजर्व किया जाता है, केचप बनाया जा सकता है, या अन्य तरीकों से भी टमाटर को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है जो लंबे समय तक उपयोग हो। लेकिन अभी तो सिर्फ यही हो रहा है कि टमाटर अगर ज्यादा हो गया तो कौड़ी के भाव बेच बाच के उसको कंज्यूम कराओ, और नहीं तो फिर खराब हो गया। वही हाल आलू का है। आलू भी एक ठीक ठाक प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है बस अंकल चिप्स से खरीदिए तो समझ में आ जाए। आलू, एक आलू से ज्यादा का चिप्स नहीं होता। एक मीडियम लेवल का जो आलू होता है, मुझे लगता है उससे जितने चिप्स आते होंगे उतने ही चिप्स होते होंगे, और ठीक ठाक रेट पर खरीद लेते हो आप। और किसान को क्या मिलता है आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करा दी जाए कि टमाटर के उत्पादकों को उन लोगों से संपर्क करा दिया जाए जो टमाटर से प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट बनते हैं टमाटर से। तो अब उनसे और इनके बीच में जो रिश्ता बन जाएगा तो रेट वेट पहले से तय हो जाएगा। हो सकता है वो 200 रुपया ना हो, लेकिन वो 20 रुपया भी नहीं होगा। एवरेज रेट हो जाएगा, दोनों की सिक्योरिटी हो जाएगी। अब आप चाहे जितना मन करे उतना टमाटर उत्पादन करिए, आपको रेट मिल जाएगा। अभी तो डर सब खाए रहता है, सताए रहता है कि कहीं ज्यादा का टमाटर का उत्पादन हो गया देश में तो कौड़ी के तीनों। अरे मैंने सुना है 40-40 किलो का एक कैरेट टमाटर 20 रुपए में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अगर आप एवरेज रेट देखो तो देख लो 50 पैसे किलो, और टमाटर की तो टमाटर टूट के अपने से कैरेट में नहीं आ जाता। मैन पावर से टमाटर तोड़ना पड़ता, हमारे मशीनें थोड़ी टमाटर तोड़ देती हैं। तो मैन पावर लगेगा। 40 किलो टमाटर तोड़ने में 1-2 आदमी तो लग ही जाएंगे। घर के लोग तोड़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आपने एक लेबर हायर किया है तो उसकी दिहाड़ी भी देनी होगी। खेती बाड़ी करना, खाद पानी ये जो लगा वो सब छोड़ के मार्केट तक लेके आ रहे हो वो भी कॉस्ट, और मिल रहा है क्या एक कैरेट का, यानी 40 किलो टमाटर के भाव आपको मिल रहे 20 रुपया। क्या करेगा किसान? तो इसमें खाली चपेट में किसान आ रहा है बेटा। ठेले तक आते आते वही टमाटर आपको 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया किलो मिलने लगेगा। किसान को तो ढेला मिला, कुछ नहीं मिला। इसी को बेटा ठीक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सबसे प्रबल विरोध इसको किया पंजाब के किसानों ने। जानते हो क्यों? क्योंकि बिचौलियों के रूप में उन्हीं की भूमिका सबसे अधिक है। क्योंकि आप देख रहे हो आनंद सबसे अधिक कौन ले रहा है? बिचौलिए। किसान को कहाँ आनंद आ रहा है? बिचौलिए आनंद ले रहे, जिनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है। चले जाओ सब्जी मंडी में, देखो बिचौलिए ही आनंद ले रहे हैं। तो उनका आनंद खराब हो रहा था। फॉर्चूनर से चल रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ा जाता ना सिस्टम। उन्होंने अपना पूरा फंड झोंक दिया, पूरा सिस्टम झोंक दिया, किसानों को बरगला दिया, मूर्ख बना लिया,
जमीन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, कुछ नहीं ले लेंगे। सरकार को भी लगा भाड़ में जाइए ना, वापस ले लेते। ये बड़ी भारी परेशानी है। तो कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं बेटा जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से कॉमर्शियल यूज कर पाते हैं, जैसे गन्ना। आजकल आप देख रहे हो कि गन्ने की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। वजह यह है कि सरकार अब बायोफ्यूल की ओर जा रही है, ब्लैक रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ रही है, कृषि क्रांति की ओर बढ़ रही है, एथेनॉल की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। गडकरी जी ने अभी बताया कि हम भारत में 60 रुपए लीटर पेट्रोल उपलब्ध करा देंगे बहुत जल्द ही। तो ये तभी होगा बेटा जब गन्ने वगैरह का, इस तरह की चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो कैश क्रॉप के रूप में हर जगह कुछ फसलें प्रचलित हो जाती हैं। जैसे हम लोगों की तरफ कैश क्रॉप के रूप में गन्ना ज्यादा प्रचलित है। बीच में आपने देखा कुछ लोगों ने मेंथा की खेती करना शुरू किया, कुछ लोगों ने तुलसी की खेती करना शुरू किया, लेकिन चूंकि सिस्टम डेवलप नहीं था इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हर एरिया में जैसे आप देखोगे, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में देखोगे तो कॉटन की खेती होती है कैश क्रॉप के रूप में। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है नकदी फसल के रूप में, हाथों हाथ निकल जाता है। और सोयाबीन तो एक ऐसा प्रोडक्ट है ना बेटा कि उसका सब कुछ बिक जाता है। उसके पत्ते बिक जाते हैं, उसका डंठल बिक जाता है, उसका बीज बिक जाता है, उसकी खली बिक जाती है, उसका तेल बिक जाता है, वो क्या क्या नहीं बिक जाता। सरसों का तेल हम लोग निकालते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, तो उसमें खली निकलती है, उसका क्या करते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं। हाँ हाँ, जानवरों के लिए आहार है, मनुष्य के लिए तो खाद्य योग्य ही नहीं है। लेकिन सोयाबीन का तेल भी निकलता है ना, उसकी खली हम लोग खाते हैं। सोया बड़ी जो खाते हो वो कुछ और थोड़ा ही है। जब उसका तेल निकाला जाता है तो उसका जो कहते हैं ना खली जो निकलती है, उससे सोया बड़ी बनाई जाती है। ऑयल फ्री होता है, प्रोटीन का एक हेल्दी रिसोर्स होता है। डंठल प्रोटीन से एकदम भरे होते हैं बेटा, पशुओं के लिए बहुत अच्छे आहार है। बड़े बड़े फार्म चलाने वाले उसको पैकिंग करके, सूखा ही पैकिंग कर लेते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। हरा सोयाबीन, यानी अगर वो सूखा नहीं है तो ये भी सोयाबीन से दूध बनाया जाता है, सोया मिल्क कहा जाता है। आप तो नहीं जानते हो ना, किसी मॉल में जाके देखना सोया मिल्क का क्या रेट है। सोया पनीर, हाँ, पनीर बनाया जाता है सोयाबीन से, दही बनाई जाती है, यानी दूध से जो जो बना सकते हो आप, वो सारी चीज सोया मिल्क से बन जाती है और हेल्दी प्रोटीन का स्रोत है। तो मध्य प्रदेश वालों को यही सूट कर गया और इसीलिए नाम ही दे दिया मध्य प्रदेश का सोया प्रदेश। लिख लो बेटा, नकदी फसल के रूप में होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। सोया प्रदेश इसलिए कहते हैं बेटा, सोयाबीन खेती के कारण हम समझे थे सोते हैं जाते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में। अच्छा, कभी आम का बगीचा बगीचा देखा है? हमारे जिले में ये सब होता है, आम की अच्छी पैदावार होती, कटहल भी ठीक ही ठाक होता है। जैसे हम लोगों के इलाके में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास बगीचा ना हो, एक एक से अधिक भी है। और कटहल का उत्पादन बड़ा जबरदस्त होता है। तो एक दो पेड़ भी अगर आपके बगीचे में कटहल का है तो फिर समझ लो उसको बिकना ही। तो ये बिकता कैसे है वो थोड़ा देख लो। आम में जब बौर आ जाता है ना तभी बिकता है। कटहल अभी छोटे छोटे लगे हैं ना, वो व्यापारी आके खरीद लेगा पूरा पेड़। यही हाल है बेटा सोयाबीन। गन्ने में तो खैर ऐसा नहीं है, गन्ने की फसल अगर ठीक ठाक हो गई तो कोई आके खरीद लिया, नहीं वो तो आप ही को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना होगा। सोयाबीन के साथ भी ऐसा ही है। किसान सोयाबीन की खेती करके फसल को उगा लेते हैं और फसल बस उग गई तो खरीदारों की लाइन लग जाती है।
अब वो पूरे खेत को खरीद लेंगे, बार्गेनिंग होती है, मोल भाव होता है, लेकिन वो पूरे खेत को अब खरीद लेंगे। और किसान क्या हुआ, पैसा लेके किनारे हो गया। अब फसल की देखभाल करो, दवाई छिड़को ना छिड़को, पैदावार हो ना हो, अब आप समझो हो जाओ। अब पूरी जिम्मा वो ले लेता है जिसने उसको खरीदा। क्लियर है बेटा? तो काटना पीटना ले जाना, ये सारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है किसकी? किसान की। और उसको एक मुश्त पैसा मिल जाता है और ठीक ठाक मिल जाता है। कभी मध्य प्रदेश में जाइए, मालवा के पठारों में हर तरफ आपको सोयाबीन ही सोयाबीन नजर आएगी। मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि यहाँ के लोग मैंने दाल वाल चावल वाल नहीं खाते क्या? कहाँ नहीं खाते हैं, खरीद लेंगे। पैसा होना चाहिए, पैसा है तो फिर मंगाएंगे सीधे देहरादून वाला बासमती की, इधर उधर वाला काहे खाएं? तो पैसे का ही तो सारा खेल है बेटा। क्लियर है? देखें छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में इन्हीं पठारों पर काली मिट्टी में पैडी, पैडी माने धान, धान की खेती होती है। तो कहीं उसका निकनेम दे दिया ना किसी ने बेटा, धान का कटोरा, है ना? तो धान का कटोरा कह देते हैं उसे। अब ये कि किसी ने कहा कि सर ये मालवा के पठार को धान का कटोरा क्यों नहीं कह देते? कारण है, किसी फसल के उत्पादन के लिए सिर्फ मिट्टी ही जरूरी नहीं होती, मिट्टी तो जरूरी है ही है, क्लाइमेट भी जरूरी है। क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग सूट हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप छत्तीसगढ़ को देखो तो थोड़ा नीचे की ओर है, नीचे की ओर एक इलाका लटका हुआ था, उसको काट के अलग कर दिया, इसको दंडकारण्य हम लोग कहते थे, अलग कर दिया। एक्चुअल में अरब सागर की शाखा से वहां बारिश बहुत होती है, और धान की फसल के लिए मुझे लगता है कि आपको पता ही है कि मिट्टी तो है सो है ही है, पानी की बढ़िया आवश्यकता होती है। तो जिन इलाकों में ह्यूमिड होती है, थोड़ी आर्द्रता होती है, थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, धान की खेती होती है। प्रायद्वीपीय भारत, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में धान की खेती कहाँ ज्यादा होती है? दो दो फसल काटते हैं साल भर में। पश्चिम बंगाल में धान की दो फसल होती है, क्योंकि जो धान को रिक्वायर्ड है वो वहां पे उपलब्ध है और धान की खेती होती है। हमारे यहाँ दोनों कंडीशन मिल जाती है, धान की भी खेती हो जाती है और गेहूं की भी हो जाती है। अब जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ोगे, गेहूं के लिए सुटेबल माहौल बनता चला जाएगा। इसलिए आप देखते हैं पंजाब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हो जाता है प्रति कुंटल के हिसाब से, है ना बेटा? ये सब आगे बढ़े बेटा, क्या कहते हैं बेटा इसको? धान का कटोरा कहते हैं। आगे बढ़िए, अगली हेडिंग बना लिए, दंड का रण का पठार या दक्कन का पठार। नहीं सॉरी, दंड का रण मत लिखिए बेटा, दंड का रण तो हो ही गया है ना। हाँ, दक्कन का पठार लिखिए, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का वह भाग जो नर्मदा के दक्षिण सॉरी जो ताप्ती के दक्षिण की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत के वे पठार जो किसके बेटा? ताप्ती के दक्षिण। अच्छा थोड़ा सुन लो, इसको देख लो ना, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है। जैसे ये एक टूटे फूटे क्रम में है बेटा विंध्य, इसी के समानांतर अलग अलग श्रृंखला के रूप में है कौन? सतपुड़ा। जितना मैंने पैरेलल दिखाया है इतना पैरेलल नहीं है, सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था किए हुए हैं, लेकिन विंध्य और सतपुड़ा। तो मैंने आपसे बोला था ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण है ना? भ्रंश पर्वत अगर है तो भ्रंश होगा, तो दो भ्रंश है बेटा, एक इसके इसके बीच में है यहां ये बोले, और एक जो भ्रंश है बेटा वो सतपुड़ा के दक्षिण में है। एक भ्रंश इधर है ये, और एक भ्रंश इधर है, तो इसमें से प्रवाहित हो जाती है नर्मदा। भ्रंश अगर नहीं मिलता तो नदियां इधर ना आ पाती,
तो प्राकृतिक गड्ढा उनको नाली मिल गई, सो पानी इधर की ओर मूव कर गया। तो यहाँ पे है नर्मदा, तो नर्मदा कहाँ है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में है। बोल नहीं रहे बेटा, ये भ्रंश से ही दोनों नदियां इधर की ओर आ पाती है, नहीं तो ये नदियां इधर कैसे आ पाती है? ऊंचाइयां ज्यादा है ना बेटा। तो इसी भ्रंश ने क्या किया कि इन पठारों को तोड़ दिया दो भागों में, एक इधर का पठार हो गया और एक इधर का पठार हो गया। इधर के पठार का नेता है कौन? मालवा। नहीं, खाली मालवा ही नहीं है, बहुत पठार है। बुंदेलखंड का पठार है ना बेटा, मालवा का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, बहुत पठार है। और इधर अगर आप देखें तो इधर का जो नेता है वो दक्कन का पठार है। कौन है बेटा? दक्कन। लेकिन यहां खाली अकेले भी ये नहीं है, तेलंगाना का पठार है, मैसूर का पठार है ना बेटा। तो पठार यहां भी है, लेकिन ये इलाका सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिनिधि या लीडर मान लेते हैं। लेकिन ताप्ती के दक्षिण में इसका विस्तार है। लिख लिया बेटा? इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। अरे सॉरी, क्या क्या मैं आज बोल दे रहा हूं। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है बेटा। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार तथा मैसूर का पठार इसी के भाग हैं। तेलंगाना का पठार और क्या बेटा? मैसूर का पठार इसी के भाग में। देखिए, यहां भी स्थानीय मिट्टी का निर्माण हुआ। यहां भी क्या बेटा? स्थानीय मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे कपास की काली मिट्टी या रेगुर के नाम से जाना जाता है। ये रेगुर के नाम से खूब पूछा गया, जिसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी अथवा रेगर या रेगुर, बोर्ड पे लिख दे कि लिख लोगे? रेगर या रेगुर, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा बेटा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसे हम कपास की काली मिट्टी क्यों कहते हैं? रेगर माने कपास की काली मिट्टी, ये भी काली मिट्टी है। मालवा की मिट्टी जैसा ये भी काली है, लेकिन वहां पे सोयाबीन नहीं, वरन किसकी बेटा? कपास की खेती की जाती है। बदल लिया जाए, मालवा में कपास की खेती करें और यहाँ सोयाबीन की खेती करें, क्या हर्ज है? तो मिट्टी तो है ही है दोनों जगह काली है। क्या क्लाइमेट का डिफरेंस? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक डिफरेंस है। मैंने भूगोल के विद्यार्थी हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि पूरा कटिबंध ही बदल जाता हो। देखिए, एक बहुत बड़ी परेशानी कपास की एक परेशानी है। कॉटन एक बायो प्रोडक्ट है ना बेटा, कृषि उत्पाद है ना कपास। कपास क्या होता है? कपास की खेती होती है और इसमें से जो बड है, ऐसी कलियां हैं, तो जब ये खिलती हैं तो उसमें से कॉटन निकलता है। तो फ्लावर एक तरह से कह लो, सीड भी उसके अंदर रहता है। अब परेशानी ये है कि कलियां से जब कॉटन बाहर आता है तो थोड़ी देर उसको मेच्योर होने के लिए छोड़ना पड़ता है खेत में, और एक ही साथ सारा कपास बाहर भी नहीं आता, थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे पूरे खेत में आपको दिखेगा। उस बीच में एक बूंद बारिश नहीं होनी चाहिए, यानी उस मध्य में एक 1.5 महीने के बीच में बारिश नहीं होनी चाहिए।
और अगर उस बीच में बारिश हो गई तो खेल खत्म। इसमें बहुत रिस्की खेती होती है बेटा कपास की। और आप देखते हैं कि अक्सर जो आत्मदाह कर रहे हैं वो वही किसान कर रहे हैं, कपास वाले। आप देखो उन इलाकों में कपास के जो किसान हैं वही आत्महत्या ज्यादा कर लेते हैं। वजह जानते हो क्या है? तो रुई की एक परेशानी है बेटा, कॉटन की एक परेशानी है कि अगर रुई पे पानी पड़ गया तो रुई का खेल खत्म, क्योंकि सारे फाइबर एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। फिर उन्हें धुनाई पुनाई कुछ भी करना बेमतलब है, वो धूल बन जाएगी, अलग अलग तो नहीं होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखा जाता है। और सोयाबीन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस इलाके में वर्षा एक्चुअल में होता क्या है ना बेटा, कि मानसून इधर से घुसता है। अभी भारत का मानसून पड़ेंगे तो मानसून इधर से घुस जाता है, इस पूरे इलाके में बारिश तो कर देता है, ये थोड़ा सा बच जाता है, बारिश नहीं हो पाती। लेकिन ये है कि 100% गारंटी नहीं है बेटा। और बारिश जब हो भी जाती है कभी कभी तो फसल चौपट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ये बड़ा महत्वपूर्ण रखती है, बाकी कोई बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं है बेटा। लेकिन कपास की परेशानी है, पानी दुश्मन है, दुश्मन। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कभी आपने एक नाम सुना था, बेटी कपास? पढ़ते लिखते समय कहीं नजर से गुजरा? बीटी कपास कोहराम मचाए हुए कंपटीशन में पिछले 10 15 20 सालों से। क्या है बेटा ये? क्या मॉडिफाइड है? मैंने वही क्या किया गया वही जाना। अच्छा, बीटी क्या है? हम तो सुने बॉम्बे बीटी यूटी कहते हैं, स्टेशन का नाम है। बायोटेक्नोलॉजी कॉटन है। हम कुछ सुन लिए हल्का सा। यू आर राइट डायरेक्शन, सही दिशा में हो बेटा, आगे बढ़ो। बैसिलस thuringiensis। अरे भैया शर्माइए मत, 4 बार 6 बार घर पे जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल लीजिए। शर्म आती है, कैसे बोल दे। बैसिलस thuringiensis ये क्या है? अच्छा, बैसिलस किसके साथ यूज किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। अब सुन ही लो, थोड़ा सा छेड़े हैं तो पूरा कर लेते हैं। मेरी याददाश्त बड़ी ठीक ठाक है बेटा, नहीं जहां ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी तो मैं बहुत बुरी याददाश्त वाला व्यक्ति हूँ, चीजें बहुत भूलता हूँ। जापान के एक वैज्ञानिक थे इसी वाटा, जापानी वैज्ञानिक थे। उन्होंने मिट्टी में एक बैक्टीरिया को ढूंढ लिया, उसी बैक्टीरिया का यह नाम है, बैसिलस thuringiensis। जब उस बैक्टीरिया का उन्होंने डीएनए प्रोफाइल बनाया तो उसमें उनको एक खास जीन मिल गया। उस जीन का नाम उन्होंने रखा क्राई। उस जीन को क्या नाम रखा बेटा? क्राई। तो जीन क्या होता है? डीएनए का खास प्रोफाइल। अब देखो वो सब अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम वेरी सॉरी, फिर मुझे जब पढ़ाना पड़ेगा तो मैं बात करूंगा। तो उसको उन्होंने कहा क्राई। और जीन का क्या काम होता है? हाँ, मेंडल ने बताया था। फिर बाद में बड़ा काम हुआ और वाटसन एंड क्रीक ने इसको बड़ा डिटेल में सब कुछ बताया। तो अब वाटसन क्रीक वाला बताइए, ये कैसे चले जाते हैं वंशानुगत लक्षण? ठीक है, हम मान रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, लेकिन कैसे चले जाते हैं भाई? जितने जीन हैं वो कुछ और नहीं है बेटा, वो प्रोटीन के निर्माण के निर्देश होते हैं और कुछ नहीं होते। तो प्रोटीन के निर्माण के निर्देश के रूप में वंशानुगत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्राई जीन की खासियत ये थी, ये भी कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा। अरे जीन है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो जीन है।
हम प्रोटीन से बने हैं ना, एक एक जीन ने निर्धारित किया कि हमारा प्रोटीन क्या होगा। यही काम है जीन का, और कुछ थोड़ा ही है। हमारी बालों का रंग काला है, ये प्रोटीन ने निर्धारित किया है। हमारी आंखों का रंग ऐसा है, प्रोटीन ने निर्धारित किया, यानी जीन ने निर्धारित किया है। तो सारी कहानी किसके बेटा, जीन के इर्द गिर्द है। तो क्राई जीन का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक खास प्रकार के प्रोटीन बनाता है, जिसको नाम दिया उन्होंने एंडोप्रोटीन। क्या नाम दिया बेटा, एंडोप्रोटीन। और ये प्रोटीन कीटनाशक जैसा असर रखता है। बस इसी के जीन को कॉटन के डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेंट कर दिया, जिसको आरडीएनए कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। रिकॉम्बिनेंट का देखो, एक बात बताएं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी इलाके को पढ़ो तो शीशे जैसा साफ होना चाहिए। छुटपुट आइलैंड जैसा अगर ढूंढोगे ना तो डूब जाओगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ए टू जेड कहानी एकदम साफ होनी चाहिए। और नहीं ऐसे बीच बीच में लूटपाट वाली प्रणाली ने छापा मार युद्ध अगर होगा तो नुकसान हो जाएगा है ना। तो हुआ क्या बेटा, सुन लो। तो वो एक प्रोटीन बना। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने, इसमें एक बड़ा भारी बीमारी होती थी बेटा कॉटन में, जिसको कहा जाता बोल गार्ड। तो एक उसमें कीड़ा होता था जिसका नाम था बोल वॉर्म। तो देखते हैं सब्जियों उब्जियों में कीड़े लग जाते हैं। ये करता क्या था कि कली के खिलने के पहले ही उसमें छेद देता था। वो कीड़ा था, उसका भोजन वही था। तो अब जिसको छेद दिया, अब उसमें से कॉटन कॉटन नहीं निकलना, वो खिलेगी ही नहीं। और इतनी बुरी तरह से ये पूरे फसल को बर्बाद करते थे कि सारे कलियों को छेद देते थे। कौन, बोलवॉर्म। और सूझ गया वैज्ञानिकों। जैसे इसी वाटर ने ये जीन का पता लगाया, यूएसए की एक बहुत बड़ी बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी, और एक और कंपनी है जिसका नाम है मॉन्सेंटो कंपनी। तो मॉन्सेंटो ने इनका जीन खरीद लिया, पेटेंट खरीद लिया। और भाई इसी वाटर ने खोज लिया। अब कहा कि भाई हम तो नहीं यूज करने वाले हैं, जिसको जो उपयोग लगे वो इसका पेटेंट खरीद ले, हमें पैसा दे दें और फिर जैसे मन करे वैसे उपयोग करें। तो मॉन्सेंटो कंपनी ने खरीद लिया, और मॉन्सेंटो कंपनी ने ही कपास के साथ पहला प्रयोग कर लिया और बना दिया बीटी कपास, बैसिलस thuringiensis कपास। वो जीन लगा दिया गया। उससे फायदा ये हो गया कि अब इस कपास के खेत में किसी कीटनाशक को छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पेड़, उसकी एक एक कोशिकाएं ही कीटनाशक है। अरे आप ऊपर छिड़कते हो तो पूरा का पूरा कीटनाशक है, जब उसके डीएनए में मिला दिया गया तो हर जगह कीटनाशक हो गया, एंडोप्रोटीन बन गया। तो कीड़े उड़े खाना तो छोड़ दीजिए, कई किलोमीटर दूर भाग गए। तो किसानों का राहत हो गई। राहत ये हो गई कि उनका वो खर्चा बच गया, लेबर चार्ज बच गया। तो अच्छा था। भारत में बड़ा जोरदार विरोध किया गया इसका। अब पता नहीं क्यों किया गया, वो चर्चा अभी तो नहीं करेंगे, तो बाद में। ठीक है। भारत के किसानों ने बीटी कपास का पुरजोर विरोध किया, आखिरी विरोध कर दिया, और कहा कि इसको बेचने नहीं देंगे। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी भारत की एक सहयोगी कंपनी थी मॉन्सेंटो की, उसी ने भारत में इसको बेचने का दायित्व सौंपा गया कपास के किसानों को। लेकिन भारत में किसानों ने कहा नहीं बिकी जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। ये तो अच्छी चीज थी, फिर क्यों विरोध किया? तभी तो चर्चा में आ गया। अब बीटी का वो चस्का लगा कि बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, हर जगह बीटी। अब बीटी देखो, कपास में लगाए तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि कपास हम खाते नहीं है। लेकिन बैगन में अगर लगा दिए तो सोच लो आप, कीड़े उसको छोड़ के भाग जा रहे हैं और मनुष्य को खाना है। एक बात परेशानी ये है कि जैसे अगर हम बाहर से कोई कीटनाशक वगैरह छिड़कते हैं तो चलो साहब उसका विकल्प है, खूब बढ़िया से धो धा के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब उसके जीन में ही कपास लगा दिया, अरे ये कीटनाशक लगा दिया, तो एक एक जगह कीटनाशक मौजूद है। और आप मार्केट में जब भी बैगन खरीदने जाओगे तो मुझे लगता है पहला निरीक्षण ये होगा कि इसको कीड़ा उड़ा नहीं ना काटा है।
भाई गृहिणियों से पूछिए, इसमें पारंगत होती है। वो बैगन को जब तक चारों तरफ से देख नहीं लेंगी तब तक खरीदेंगी नहीं। तो एकदम फ्रेश वाला बैगन आप खरीदते हो जिसमें कहीं कोई कीड़ा उड़ा काटा पीटा ना हो, है ना। थोड़ा बुद्धि से सोचो कि जिस बैगन को कीड़ा छुआ ही नहीं वो आप खाएंगे। तिरस्कृत कर दिया कि अरे ये खाने लायक नहीं है भाई। ध्यान रखो, जो बैगन में कीड़ा उड़ा थोड़ा सा काटा हो वही खरीदो। काट के उस हिस्से को निकाल दे, बात समझ में आती है। लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि एडिबल है, खाने योग्य है, क्योंकि कीड़ा खा के प्रमाणित कर दिया है ये खाने लायक है, खतरा नहीं है। बहरहाल चलो भाई, बवाल हो गया। क्या कहते हैं बेटा, रेगर या रेगुर कहते हैं, इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। हो गया बेटा। हाँ, लिखें। महाराष्ट्र के इस मिट्टी पे बृहद स्तर पे, महाराष्ट्र में इस मिट्टी पर बृहद स्तर पर कपास की खेती की जाती है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा परिचय पठारों का भी हो गया, पढ़िएगा घर पे विस्तार से। तो मैदान हो गए, पठार हो गए, और प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां भी निपट ही गई, उसको भी हमने देख लिया। अब कुल मिला जुला के बचा है बेटा हिमालय, है ना। एक हेडिंग बना लें, भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां कितने परसेंट भाग में है बेटा, याद नहीं आ रहा मुझे। जी बेटा, भूल गया मैं भी, याद तो था, आपको लिखाया उठाया था लेकिन दिमाग से निकल गया। अच्छा, मैदान लगभग कितना था, 46, 43, 43 था कि 46 था, 43 ही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो 43% था बेटा, वो 30% था, वो 27%। यानी पर्वतों को हमने बताया था कि अबाउट 30% के आसपास है, 29.7%, तो लगभग 30% है ना बेटा। लेकिन थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग बना लो, लिखें। भारत के पहाड़ी तथा पर्वतों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। शुरुआत कर दी जाए बेटा। भारत के पर्वत तथा पहाड़ियों, कल स्केच हम कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध हो जाए। भारत के पर्वत, और ऑनलाइन वाले मित्रों के लिए हम ऑनलाइन भी डाल देंगे, उसमें पड़ा रहेगा। भारत के पर्वत तथा पहाड़ियों को कितने बेटा, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, उनको पर्वत नहीं कहते। प्रायद्वीपीय भारत की क्या बेटा, पहाड़ियां। हो गया। दूसरा, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय। अभी एक बार फिर लौटेंगे बेटा प्रायद्वीपीय भारत की ओर, जब वन वनस्पतियों की बात होगी, है ना। तो इसमें से पहला वाला हम लोगों ने गिरते पड़ते बात कर लिया है, बोल नहीं रहे बेटा। यानी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों पे चर्चा हो चुकी है, बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हिमालय पे, तो हेडिंग बना ले खाली बेटा, हिमालय। कुछ बेसिक चीजों को बेटा क्लियर करके आगे बढ़िए तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर परेशानी होगी। हिमालय। अच्छा, हिमालय को घर पे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। हाँ, एक बहुत दुखद सच्चाई है बेटा कि अब हिमालय से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, पूछे भी जा सकते हैं। कभी आपने नाम सुना है हिमालय को कि हम लोग बोलते हैं कि एक आंतरिक हिमालय, कहीं पढ़ने लिखने में आया, इनर हिमालय। पहले तो इन सब शब्दों से परिचित हुई है ना बेटा, पर्वतारोहण बाद में करिएगा।
पहले इन शब्दों से परिचित हुए। हम कुछ नाम बोल रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना। ट्रांस हिमालय सुना है, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, सह्याद्री नहीं, हिमाद्री, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय सुना है, शिवालिक हिमालय, तिब्बत हिमालय, टैथिस हिमालय, ये सब एक ही नाम है। हिमालय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है इसके बनने का। वो तो पढ़ाई आपने कि जब हमारा ये प्रायद्वीपीय भाग धीरे धीरे उत्तर की ओर जब सरका, तो टैथिस सागर के अवक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हिमालय का निर्माण 3 क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी हिमालय 3 बार उठा, इसलिए 3 क्रमिक श्रृंखला के रूप में। जो सबसे उत्तर की ओर है, मैंने तिब्बत की ओर जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बृहद हिमालय। और महान हिमालय, अच्छा उसको बृहद भी कह लें या महान कह लें? बृहद हिमालय में 2 हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ट्रांस हिमालय प्लस महान हिमालय मिला के बृहद हिमालय होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें तबाही मच जाएंगी इस पर अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो। क्लियर है बेटा? और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा, जो महान हिमालय है इसी को हम लोग बोल देते हैं आंतरिक हिमालय, इनर हिमालय। क्लियर है? बीच वाले का मैंने नाम बताया ही, मध्य हिमालय या इसे हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। और तीसरे वाले को कहते हैं बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तिब्बत हिमालय, टैथिस हिमालय। अब तिब्बत से घबराना मत कि तिब्बत कहाँ है और ये कहाँ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम बृहद हिमालय में जाते हैं और कहते हैं पंजाब हिमालय, तो कहाँ पंजाब और कहाँ हिमालय? लेकिन कहते तो हैं पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कहाँ असम और कहाँ हिमालय, वो ज्योग्राफी में नाम दे दिया गया। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक लाइन लिखें ताकि शुरुआत जिसको कहते हैं ना वो मान लिया जाए कि शुरुआत हो गई। लिखें, भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण हिमालय के द्वारा हुआ है। जिसका विस्तार, कितनी लंबाई है हिमालय की भाई, मोटा मोटा है? बोलते काहे नहीं हो भाई, जब अगर आपको पता है तो बातचीत करिए ना बेटा, बाइलेटरल मामला हो। लेंथ लगभग कितनी है हिमालय की? विकल्प दें तब आप हनुमान जी हुए हो, याद दिलाने तो याद आएगा। 2400 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। श्योर? 24 से 2500 किलोमीटर के आसपास हिमालय की लंबाई। नहीं आज सुनो बेटा, लिखो मत, आज सुन लो, सुनना भी जरूरी है। चौड़ाई जो हिमालय की है वो 150 से 400 किलोमीटर के बीच है। कहीं हिमालय की चौड़ाई कम है और कहीं हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। बस आप एक सपोर्ट हमको कर दीजिए, इधर देखिए, वो एक जो भूरे रंग की पूरी लाइन दिख रही है उत्तर की ओर, मोटा मोटा यही हिमालय है। तो क्या यहां से लेके और इस किनारे तक जो हिमालय दिख रहा है यही हिमालय है या कुछ और है? और अगर और है तो फिर कहां से कहां? ये तो किर्थर और सुलेमान है इधर, और उधर तो आकान योमा है, लेकिन कहां से कहां हिमालय है? कोई सीमा चिन्ह है? हाँ, अरुणाचल को मैंने वो कैसे सीमा चिन्ह निर्धारित किया गया? ऐसे मन हुआ कि यहीं से मील का पत्थर गाड़ देते हैं? 12। चलिए वो सब अभी चर्चा हम करेंगे बाद में। गौर से इसी को देखो, खाली पढ़ना उड़ना तो बाद में होगा।
अगर आपसे हम ये पूछे कि हिमालय की चौड़ाई किधर अधिक है और चौड़ाई कम किधर है, तो आइडिया लग रहा है? देख के, पढ़ के नहीं, देख के। पूरब अधिक चौड़ा दिख रहा है हिमालय की पश्चिम की ओर चौड़ाई ज्यादा दिख रही है? अरे आंख से देखिए ना बेटा, पूरब चौड़ा ज्यादा दिख रहा है। कौन सा चश्मा लगा के देख रहा है? जो आंख से दिख रहा है वह बोलिए। भूरे रंग का विस्तार किधर ज्यादा दिख रहा है चौड़ाई में, पूरब की ओर कि पश्चिम की ओर? पश्चिम की ओर भैया जी। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। हाँ, चौड़ाई की कीमत वसूल लिया ऊंचाई ने, है ना? तो पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई कम है, और पूरब की ओर बढ़ने के क्रम में हिमालय की चौड़ाई घटती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये सब काहे पढ़ा रहे हैं? बता रहे हैं काहे पढ़ा रहे हैं। 4 विकल्प में यही देने लगेगा, पूरब की ओर ऊंचाई ज्यादा है, और देने नहीं लगेगा, सिविल सर्विसेज में दिया है, यानी उनका दिमाग उधर चल रहा है। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, पूरब में हिमालय की ऊंचाई अधिक है। यानी माउंट एवरेस्ट वगैरह पश्चिम की ओर नहीं है, वो पूरब की ओर है। इधर ऊंचाइयां ज्यादा हैं बेटा। बस सोच के बताइएगा, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। वन वनस्पतियां किधर सघन होनी चाहिए या अधिक डाइवर्सिफाइड, विविधतापूर्ण वनस्पतियां पूर्वी हिमालय में होनी चाहिए कि पश्चिमी हिमालय में? हाँ, 2 ही है, कुछ बोल दो। सही होगा होगा, नहीं होगा तो फांसी पे टांगेंगे क्या? हाँ बोले। बुद्धि विवेक से सोच के बताइए कि वनस्पतियों की विविधता, डाइवर्सिटी, पूर्वी हिमालय में ज्यादा होनी चाहिए कि पश्चिमी हिमालय में? अड़ोस पड़ोस में ही मामला विवादित है, तो पहले समझ लो। पश्चिमी हिमालय में ज्यादा होनी चाहिए जी, हालत है। चलिए बताइए, अच्छा काहे होनी चाहिए? अच्छा, होनी चाहिए उधर और है इधर, हर जगह उल्टा पुल्टा थोड़ी होता है। जो होना चाहिए वही होता है। जैसे है ना कि ट्रेन के आगे कूदिए तो मर जाना चाहिए, कूद के देख लीजिए, मर ही जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो होना चाहिए वही होगा, इसमें कोई सुबह ही नहीं है। चलते हुए हवाई जहाज से कूदे तो मर जाना चाहिए, मर ही जाएंगे बिना पैरासूट के कूदे तो। हाँ, तो आपने बताया और आपने कहा पूर्वी हिमालय, थोड़ा आप बताओ बेटा क्यों, जैसे किस आधार पे कहा? हाँ वेरी गुड, बारिश ज्यादा होती है। सिर्फ बारिश ही निर्धारित कर देगी वनस्पतियों के प्रकार? कभी एक चीज और नोटिस करो ना, देखो आप लोग करते यही नौटंकी हो, सब यही दिख रहा है, आंख से एक बार देख तो लो। नहीं पढ़ेंगे वही मानेंगे, आंख से जो दिख रहा है ना वो ज्यादा भरोसेमंद है। ये रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। कभी इस रेखा से और हिमालय के बीच का रिश्ता देखने की कोशिश की? पश्चिमी हिमालय कर्क रेखा से काफी दूरी पर है, और पूर्वी हिमालय धीरे धीरे पहुंच रहा है कर्क रेखा के पास। और कर्क रेखा के पास पहुंचने का मतलब यह है कि तापमान अधिक मिलेगा। तो पूर्वी हिमालय में उष्ण कटिबंधी से लेके शीतोष्ण कटिबंधी से लेके अल्पाइन से लेके टैगा, टुंड्रा, हर प्रकार की वनस्पति मिल जाती है। और पश्चिमी हिमालय में उष्ण कटिबंधी मिलेगी? अरे आंख से देखो ना, उष्ण कटिबंधी वनस्पति मिलेगी? उसकी कर्क रेखा से नजदीकी इतनी है कि उसको उष्णता मिले? तो जो भी बोले थोड़ा सोच समझ के बोले। दूसरा कि पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज बड़े जबरदस्त होते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर का वेरिएशन बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर का वेरिएशन बढ़ेगा
तो यहाँ हर प्रकार की वनस्पति मिलेगी, पर्वतीय वनस्पति, यानी टैगा भी मिलेगी, अल्पाइन भी मिलेगी और टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। तो उसके रीजन है ना बेटा, और ये वो बता पाएगा जिसकी भूगोल की समझ है। इन चीजों को उसे वो बच्चा ही डिस्क्राइब कर सकता है या महसूस कर सकता है जिसके पास भूगोल की समझ है। रटंत विद्या वालों के बस का थोड़ा ही ये सब बता पाए, वो बस तथ्यात्मक चीजें बताएंगे। तो आज यहीं तक बेटा, कल यही शुरुआत करेंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू।